आज शो में आपको बताएंगे राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने वाली चुनावी फाइट का पैटर्न। इस शो के जरिए आप जान पाएंगे कि मतदाता यानी आपने विधानसभा में किस तरह मतदान किया और फिर लोकसभा में क्या रुख रहा। मतदाताओं की वोटिंग ने चुनाव को कब और किस तरह दिलचस्प बनाया। ग्राफिक के जरिए भी आपको समझाएंगे कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव यानी दोनों बड़े दलों की सीटें और वोट शेयर की कहानी डीकोड होगी। पहले आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ग्राफिक्स दिखाएंगे कि किस तरह दोनों पार्टियों के बीच में लोकसभा बनाम विधानसभा में मतदान होते आया है और कितना अंतर दोनों के बीच रहा। तो 1998 में लोकसभा से शुरुआत करते हैं, जहां पर बीजेपी ने जीता था, लेकिन कांग्रेस स्टेट में जीत कर आई, रिकॉर्ड 153 सीटें जीती और लोकसभा में कांग्रेस को 18 सीटें मिली थी। हालांकि बीजेपी एनडीए गठबंधन की लोकसभा में सरकार बनी, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी और करीब 44.5% वोट लोकसभा में और कांग्रेस को विधानसभा में 45% वोट शेयर मिला। ये 1998 से 2023 के आपको चुनाव की पड़ताल करते हैं। 1998 विधानसभा चुनाव जिस तरह से हमने बताया, लोकसभा में 18 सीटें कांग्रेस को मिली और 44.5% वोट शेयर आया और विधानसभा में भी उसकी सरकार बनी थी। बीजेपी चुनाव हार गई थी 1998 का। राजस्थान में 33 सीटें मिली, 33% वोट शेयर आया। लोकसभा में भी पिछड़ी 5 सीटें और 42 से नीचे फीसदी वोट बैंक। लोकसभा चुनाव जब 1999 आया तो बाजी पलटी। केंद्र में कांग्रेस का जो 2004 की बात करें तो गठबंधन लौटा था, बीजेपी को 5 सीटें ज्यादा मिली और करीब 2% वोट बढ़ा, लेकिन बीजेपी केंद्र में सत्ता से बाहर हो गई। और 2009 लोकसभा में भी वोटर्स के पक्ष में। 2014 की बात कर लेते, मोदी लहर का चुनाव था, बीजेपी को 25 सीटें मिली, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली और 2009 के मुकाबले बीजेपी के पक्ष में 18% से ज़्यादा वोट स्विंग हुआ। और अब आपको दूसरे ग्राफिक्स भी दिखाएंगे जो नंबर्स वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, राम कुमार वर्मा हमारे पूर्व सांसद जो बीजेपी के साथ में रहे, उनका भी रुख करेंगे। भीमराज जाखड़ कांग्रेस से होंगे, अजीत शुक्ला चुनावी विश्लेषक। उससे पहले ये ग्राफिक बड़े इंटरेस्टिंग है जानना आपके लिए। लोकसभा चुनाव बनाम विधानसभा चुनाव। 1998 का चुनाव, बीजेपी 5 सीट, कांग्रेस को 18 सीटें मिली और वहीं विधानसभा जब चुनाव हुआ तो 33 सीटों पर बीजेपी सिमटी और कांग्रेस को 153 रिकॉर्ड सीटें मिली। हालांकि 1998 लोकसभा चुनाव में केंद्र में बीजेपी का गठबंधन आया था। अगली ग्राफिक के जरिए देखेंगे क्या हाल अगले चुनाव में रहा। 1999 का लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी ने लोकसभा में वापसी की। राजस्थान में 47% वोट शेयर, 9 कांग्रेस को सीटें मिली और विधानसभा चुनाव जब 2003 का हुआ तो बीजेपी सत्ता में लौटी। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में पहली बार पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला और करीब 40% वोट शेयर के साथ आई और बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ, 153 सीटों से सीधे 56 सीटों पर। अगला 2003 का आपको बताएं, जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी 120 सीटों पर, कांग्रेस 56। लोकसभा जब चुनाव आया तो बीजेपी 21 सीटों पर गई और कांग्रेस को 4 सीटें मिली। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि केंद्र में यूपीए की सरकार बनी और जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी वो एनडीए गठबंधन बाहर हो गया। अब 2008 की बारी आती है, बीजेपी सरकार से बाहर हो जाती है। स्टेट के अंदर कांग्रेस फिर लौट आती है, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, लेकिन 96 सीटों पर कांग्रेस आती है और मार्जिनली वोट का शिफ्ट हुआ कांग्रेस के पक्ष में, बीजेपी बाहर। लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर बात देखें तो बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। 2004 के मुकाबले सिर्फ 4 सीटें, 36% वोट बैंक और कांग्रेस 20 सीटों पर आ गई और यूपीए की दूसरी सरकार बनी। 2013 विधानसभा का हाल देखें तो बीजेपी 2/3 मेजॉरिटी के साथ पहली दफा सत्ता में काबिज हुई। राजस्थान में 45% से ज्यादा वोट शेयर, कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी ने लोकसभा में पहली बार सारी 25 सीटें जीती और करीब 55% वोट बैंक, कांग्रेस का खाता 0। और फिर 2018 का विधानसभा चुनाव आता है। राजस्थान में रिवाज कायम रहा, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, कांग्रेस को 100 सीटें मिली और थोड़ा सा वोट बैंक में भी इजाफा देखने को मिला। लेकिन बीजेपी का आप देखें लोकसभा में तो 24 सीटें बीजेपी ने जीती, एक गठबंधन आरएलपी ने जीती, कांग्रेस का खाता फिर नहीं खुला। और ये बात आती 2023 विधानसभा चुनाव की, जो अभी नवंबर में हुआ। उसमें 115 सीटें बीजेपी ने पाई
अपना वोट शेयर अच्छा किया 42%। कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा लेकिन कांग्रेस की सीटें घटी 30 सीटें और बाहर हो गई सरकार से। अब बड़ा सवाल 2024 लोकसभा जो आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, 24 में क्या होगा? क्या डबल इंजन की सरकार जिस तरह से है वो केंद्र में फिर से एक बार आएगी? और जो सिलसिला राजस्थान में रहा कि विधानसभा में अलग ढंग से चुनाव और लोकसभा में अलग से, क्या वो पैटर्न टूटेगा? तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रामकुमार वर्मा पूर्व सांसद रहे बीजेपी से, वो जुड़ गए हैं। भीमराज जाखड़ कांग्रेस के प्रवक्ता और अजीत शुक्ला सिफोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का ही बहुत स्वागत। अब सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा वर्मा साहब कि जो 1998 से करीब 6 चुनाव को हमने डिकोड करने की कोशिश की है, ग्राफिक्स आपके सामने चल ही रहे हैं। मोटे तौर पर पहले देखा यह जाता था जब तक मोदी सरकार नहीं आई थी या नरेंद्र मोदी राष्ट्र फलक पर नहीं आए थे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर, आपकी स्थिति राजस्थान में कमजोर थी। लोकसभा चुनाव में अलग पैटर्न रहता था, विधानसभा चुनाव में अलग होता था। 1998 की बात कर लीजिए, 99 की, 2004 की, आपकी सरकार गई लेकिन राजस्थान से अच्छी सीटें मिली। 99 में आपको सीटें नहीं बनी लेकिन आपकी सरकार बन गई। जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको क्या लगता है, क्या ये जो बढ़ोतरी हुई है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय फलक पर उभरने के बाद हुई है? उससे पहले बीजेपी कमजोर रही राजस्थान में? देखिए कि बीजेपी का हमारा सत्ता प्राप्त करना उद्देश्य नहीं रहा। हम राष्ट्र के लिए समर्पित रहे और अपने संगठन की दृष्टि से मजबूती देने के लिए एक लंबी हमारा इतिहास भी रहा, आपने देखा भी है। 2 सीट से चालू हुए और आज देख लो कि आपके पूरे भारत में भी और राजस्थान के अंदर भी किस तरह से बीजेपी का एक वोट बैंक भी बढ़ा है, परसेंटेज भी बढ़ा है और सीटें भी आई। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी का यशस्वीपूर्ण जो कार्यकाल 10 साल का रहा है, उसको न केवल भारत में लेकिन विश्व में भी माना है। उसका एक ही कारण है कि राष्ट्र सर्वोपरि रखा गया, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को महत्व दिया गया, विकास हमारा केंद्र बिंदु रहा, उसमें कहीं किसी का भेदभाव नहीं। या विकास के समय देश के सभी 140 करोड़ लोगों के लिए कार्य किया गया और उसी का रिजल्ट है। आपने देखा है कि राजस्थान में भी 25 की 25 सीटें 2014, 2019 और अब 2024 के अंदर जो स्थिति आएगी उसके अंदर जो परसेंटेज है, आप देखेंगे कि बहुत मार्जिन से हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। और जो परसेंटेज पिछली बार इनका मैं कहूं कि करीब करीब 34% इनका बीच कांग्रेस का यह रहा था, वो इस बार वो भी इसके साफ हो, क्योंकि इनके हालात ये है कि इनका कुनबा बिखर चुका है। इनके जो राजस्थान के लिए विशेष तौर से बात करूं, जिस तरह का कुशासन, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण हुआ और इन्होंने एक कुर्सी के कारण से 2 नेताओं की कुर्सी के झगड़े में पूरे कुनबे को नाश कर दिया और एक व्यक्ति, एक परिवार के लिए पूरे इंडिया के अंदर इन्होंने इनकी पार्टी खत्म कर ली है। तो मैं सोचता हूं कि जो कार्य हमने किए हैं और बीजेपी के नेतृत्व ने और अभी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने 3 महीने में रिकॉर्ड तोड़ हमारा संकल्प पत्र में जो संकल्प करते उसको पूरा करते। 45% कार्य, ये रिकॉर्ड है कि 3 महीने के अंदर पूरा 3 महीने 6 दिन का कार्यकाल में किया। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार कहीं कांग्रेस का सुपड़ा साफ कहे हम इस भाषा में वो होने वाला है। पूरे इंडिया में तो हो ही रहा है लेकिन राजस्थान में इनको कहीं कोई उम्मीद नहीं है। हम जाएंगे भीमराज जाखड़ के पास जाएंगे, उससे पहले एक बार फुल ग्राफिक्स में दिखा देंगे कांग्रेस की स्थिति क्या रही पिछले चुनाव में और फिर भीमराज जाखड़ से हम जवाब लेंगे। स्थिति 2018-19 जो इमीडिएट चुनाव, पिछले कुछ चुनाव की कांग्रेस के प्रवक्ता के पास आएंगे, उससे पहले दिखा देते हैं लोकसभा में। और जो 18 का चुनाव हुआ था कांग्रेस सत्ता में आई थी लेकिन लोकसभा गंवाया और फिर 2023 में भी विधानसभा कांग्रेस अब गंवा चुकी है। भीमराज जी, आपसे मेरा सवाल है बड़ा कि पहले स्थिति कुछ अलग होती थी राजस्थान में। आप भले ही अगर राजस्थान हार जाते थे, यूपीए सरकार 2 बार आई, आप केंद्र में अच्छा प्रदर्शन करते थे, राजस्थान से अच्छा सपोर्ट आपको रहा, एक वोट बैंक आपका होता था जो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया भी है। अब जो स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है, हमने पहले शोज में रीजन वाइज बात करी
कुछ हिस्सा कुछ हद तक अगर शेखावटी और नॉर्थ को छोड़ दें, बाकी राजस्थान में बीजेपी ने कंसोलिडेट किया खुद को पहले के चुनाव के मुकाबले। मतलब 2014-13 का जो चुनाव था राजस्थान में मोदी लहर का था, 54% 2014 में वोट शेयर था, जो बढ़कर 2019 में कंसोलिडेट हुआ करीब 58.5%। आपकी लोकसभा में लगातार स्थिति वोट शेयर के हिसाब से भी गिरती जा रही है। अब बड़ा सवाल है 2024 में क्या होगा। 2024 के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि जो अभी जो देश के अंदर माहौल चल रहा है उसी माहौल के अनुसार बीजेपी का अब जो डाउनफॉल है वो शुरू हो चुका है। मोदी जी की तानाशाही है वो खत्म हो रही है, क्योंकि आज आप बात करेंगे तो मूलभूत मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, महिला सुरक्षा, वो सब गायब है, कहीं दिखते नहीं है। किसान मजदूर का कहीं मुद्दा दिखता नहीं है, महंगाई का कहीं मुद्दा दिखता नहीं है। आप इनसे बात कीजिए, आप किसी बीजेपी नेता से बात कीजिए कि आप महंगाई के लिए कह रहे थे, जब कच्चा तेल $115 था, 70 रुपए पेट्रोल पे आप हंगामा खड़ा करते थे, आप बोल नहीं रहे हो। पूरे विश्व के अंदर कच्चा तेल $50 18 महीने में सस्ता होता, आप कर नहीं रहे हो। आप बोल रहे थे विधानसभा चुनाव थे जब इन्होंने वादा किया था, कम हरियाणा पंजाब के बराबर करें, 2 रुपए सस्ता, 3 रुपए सस्ता, 4 रुपए सस्ता किया, क्या किया। आप जब सिलेंडर की बात करेंगे, जो हर आदमी इंसान से, हर रसोई से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो कांग्रेस की सरकार थी 76 लाख परिवारों को अपने 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, ये 72,83,000 को दे रहे हैं। बोले हम 2800 रुपए में गेहूं खरीदेंगे, इन्होंने 2400 रुपए में खरीद रहे हैं। आप बताइए, जिनकी सरकार आती है, हरियाणा पंजाब 1200 क्यूसेक पानी काट देता है किसानों का, बताइए क्या किया इन लोगों ने। ईआरसीपी पे ये बात करेंगे, मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 2464 क्यूसेक पानी दिया है और 2464 में 1786 तो पीने के लिए है, 286 इंडस्ट्रीज का। बताओ 2 लाख हेक्टेयर खेती कैसे करेंगे ये लोग। 2 लाख हेक्टेयर खेती नहीं होगी तो वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो सकती। ताजेवाड़ा हेड की बात करेंगे तो 6 पाइपलाइनों के जरिए पानी आना था, जिसमें इन्होंने 3 का किया, वो एमओयू हुआ है, वो जनता के सामने नहीं ला रहा, क्यों काम तो जनता का हुआ है ना, किसी पर्टिकुलर आदमी का नहीं हुआ। फैक्ट्स पर बात करें, फैक्ट्स पर भीमराज जी कि किस तरह से, एक सेकंड, ये जनता के जुड़े फैक्ट है, इन्हीं मुद्दों पे नहीं बिल्कुल मुद्दे हैं, मुद्दे मैं मान रहा हूं। आज ये बताइए अभी इन्होंने जिस हिसाब से हमने बात रखी कि किस तरह से वोट शेयर और वोट बैंक रिसीड हुआ, कांग्रेस का खत्म हुआ और उस पर बड़ा कंसोलिडेट किया बीजेपी ने, आपसे काफी बड़ा वोट बैंक शिफ्ट कर लिया है बीजेपी ने अब, और हर इलाके में, हर जाति वर्ग में ये जो तस्वीर है, ये सियासी समीकरण और जो आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं। पहले आप विधानसभा चुनाव भले हारते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन अब स्थिति एकदम उलट है। मैं उस पर जवाब चाह रहा हूं, क्या विधानसभा में भी लोगों ने नकारा और लोकसभा में भी स्थिति खराब है? मैं आपको कह रहा हूं कि विधानसभा का चुनाव हो गया, उसके अंदर कुछ एक हिस्सों को तो वोट परसेंट हमारा बढ़ा है, और लोकसभा के अंदर कांग्रेस की 15 सीटें राजस्थान के अंदर रही है, और केंद्र के अंदर इंडिया की सरकार आ रही है, और इनकी तानाशाही खत्म हो रही है। भ्रष्टाचार का काला सच ये जो लेके आ रहे थे, और इनका खुद का खुल गया कि कैसे इन्होंने पूंजीपतियों को पैसा लूटा है और रेड कारपेट बिछाया है, और किसानों के लिए ये डबल आए, 2022 में डबल इनकम करने वाले थे, तो वोट तो देश की जनता देगी। देश की जनता का भला नहीं होता, क्या पूंजीपतियों के लिए सरकार बनाई है? आदिवासियों की जमीन बंदूक के इशारे पे लूटी जा रही है। वही हाल 3 काले कानून से होना था, वो तो किसानों ने लड़ाई लड़ ली इनसे। ट्राइबल एरिया की बात कर रहे हैं, मैं ठीक करता चलूं, आपको गठबंधन करना पड़ रहा है, आपकी स्थितियां कमजोर है। गठबंधन एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है सर, उसके मैं वही बता रहा हूं। आप अगर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने तो एक बड़ा नाम जो महेंद्रजीत मालवीय आपसे तोड़ लिया है, वो उसको टिकट दे चुके हैं, नाम तोड़ लिया अपने। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भला क्या किया आदिवासियों का, एक बता तो दीजिए क्या भला किया। आज तक इन्होंने लाठी गोली बंदूक से बात की है। 10 करोड़ 70 लाख नरेगा मजदूर थे। भीमराज जी, अगर आदिवासियों की अगर आप बात कर रहे हैं और अगर आप मेवाड़ की बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस ने अच्छा किया होता तो क्यों आपके नेता छोड़कर गए बीजेपी में और उनको टिकट मिला, आपको गठबंधन करना पड़ रहा है? आपके पास लौटेंगे भीमराज जी वापस आएंगे। अजीत शुक्ला का रुख कर लेते हैं। ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स लड़ रहा है, ठीक है, अभी ईडी सीबीआई राजस्थान चुनाव से थोड़ा बाहर रखें, अजीत शुक्ला का रुख कर लेते हैं। अजीत शुक्ला जी, आपने जिस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने देखा होगा, किस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पहले एक लड़ाई चलती थी बीजेपी कांग्रेस के बीच में वोट शिफ्ट होने को लेकर। कभी बीजेपी आगे रही, कभी कांग्रेस पीछे हुई, तो बीजेपी पीछे हुई, कांग्रेस आगे। एक शिफ्ट होता था, एक स्विंग होता था, वोटिंग पैटर्न बदलता था लोकसभा विधानसभा में। पिछले 10 साल से बड़ा फीका चुनाव रहा है, कांग्रेस 0 पर है, बीजेपी ने कंसोलिडेट किया वोट बैंक। आप क्या मानते हैं, जब राजस्थान जैसे स्टेट्स, जो बड़े स्टेट हैं बीजेपी के लिहाज से, इस बार फिर 25 सीटें हासिल करने का उन्होंने
लक्ष्य तय कर लिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बड़े राज्य नॉर्थ में उनके लिए। आपको क्या लगता है जो वोटिंग पैटर्न है, क्या यही कायम रहेगा राजस्थान जैसे राज्य में, या फिर कांग्रेस सेंधमारी कर सकती है कुछ इस बार 2024 में जो क्वेश्चन मार्क है उसको लेकर? देखिए, तो इंडियन इलेक्शंस होते हैं वो ज्यादातर जो है वो तीन जो बड़ी चीजें होती है उस पे होता है। पहला तो जो गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस होता है वो, प्लस जो है वो जो स्कीमें चलती हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की वो, और प्लस जो है लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप, प्लस जो है कास्ट डायनेमिक्स जी। तो आमतौर पे यही देखा गया है। पिछले आपने 98 से लेके और 2023 तक का डेटा दिखाया है, उसमें स्पष्ट रूप से ये झलक रहा है कि पिछले दो इलेक्शंस में जो लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, हालांकि लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं और विधानसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें स्प्लिट होता है जी, क्योंकि हम एक बार हम प्राइम मिनिस्टर को चुन रहे होते हैं और दूसरी जगह हम चीफ मिनिस्टर को चुन रहे होते हैं जी। लेकिन जो राजस्थान में नहीं दिख रहा है, जो थ्री टायर डेमोक्रेसी है उसमें तीनों इलेक्शंस में, हालांकि जो एक कोर वोटर होता है उसका रिफ्लेक्शन होता है उसमें कि कोर वोटर किस पार्टी के कितने हैं वो पता चलता है, लेकिन जो फ्लोटिंग वोट्स हैं वो इधर उधर होते हैं। तो कोर वोट जो है वो ऑलमोस्ट जो है 30% के आसपास जो है कांग्रेस का 34% के आसपास दिख रहा है अभी तक। बिल्कुल। तो अभी इस इलेक्शंस में ये देखना होगा। देखिए, पहली बात तो कि जो आप बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, अगर लोकसभा के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं तो लोकसभा के संदर्भ में सबसे बड़ा चीज है कि कांग्रेस में जो है वो डिवाइडेड है, वहां पे गुटबाजी ज्यादा है कंपैरेटिव टू बीजेपी। बीजेपी में भी गुटबाजी है लेकिन कांग्रेस में भी गुटबाजी है राजस्थान के संदर्भ में। तो कांग्रेस कितना ज्यादा जो है संगठित होकर चुनाव लड़ती है, गुटबाजी पर कितना ज्यादा मजबूती से लड़ती है, ये राजस्थान में देखना पड़ेगा। दूसरा चीज ये है कास्ट फैक्टर। तो कास्ट फैक्टर में जो है अभी थोड़ा रिजेंटमेंट है जाट मतदाताओं में। जाट मतदाताओं में बहुत सारी इश्यूज हैं जो अभी राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संदर्भ में था, या वहां पे जो है सतीश पूनिया को चेंज करके और प्रभारी बना दिया गया है, एक मुख्यमंत्री बनाया गया है जो बहुत अच्छा परफॉर्म, बहुत अच्छा कुछ दिख नहीं रहा है अभी तक। कोई बहुत सिग्निफिकेंट जो है उनका प्रेजेंस नहीं दिख रहा है एक चीफ मिनिस्टर के रूप में परफॉर्मेंस के लिहाज से। तो ये है, और जाट को कुछ भी नहीं दिया उन्होंने वहां पे, जो चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो इसके। तो वो जाट वोट को एक तो संगठित होना, दूसरा जाट वोट को कैसे करते हैं, तीसरा जो है वो जो नई पार्टी बनी है बीटीपी से जो डिवीजन करके उस पार्टी को कैसे ये साधने की कोशिश करते हैं। इन सब चीजों पे निर्भर करेगा कि ये फाइट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अजीत जी, एक सवाल और बड़ा अहम है, करते हैं तो फाइट दे पाएंगे, नहीं तो जो पिछला रिकॉर्ड है, जो करंट रिकॉर्ड है उसमें जो है अगर जनता कंपेयर करती है, जनता कंपेयर करती है अभी के करंट सिनेरियोज को और पुराने सिनेरियो को, तो पुराने जो सिनेरियो, एक तो सबसे बड़ा चीज है कि हिंदुत्व का बहुत ज्यादा असर है राजस्थान में कंपैरेटिव टू दूसरे स्टेट्स जो होते हैं। उस बिहार, अगर वेस्ट बंगाल की बात करें और बिहार की बात करें उससे, तो यहाँ पे एक तो हिंदुत्व का बहुत ज्यादा जोड़ है। दूसरा एक चीज और है कि जो दंगे होते थे, मुस्लिम तुष्टीकरण होता था, इसमें कहीं ना कहीं एडवांटेज है आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है अजीत जी, एक सवाल है, गठबंधन के पर एडवांटेज है। दूसरी चीज है, इन लोगों को अभी तक ये, अब शेखावाटी जो है सबसे स्ट्रांग होल्ड है, जो कांग्रेस के लिए सबसे स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन वहां पे एक टिकट इन्होंने सीपीएम को दे दिया है, लेफ्ट को दे दिया है, और बाकी भी अरेंजमेंट अलाइनमेंट की बात चल रही। गठबंधन हो सकता है आरएलपी से बात हो जाए बाकी दूसरे गठबंधन से। अजीत जी, मेरा एक सवाल आपसे है, आपने 30% की बात की थी, कांग्रेस का एक उससे नीचे नहीं जाती, निश्चित रूप से नहीं जाती। 6 चुनाव का हम एनालिसिस कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि अब कांग्रेस 2014 का इलेक्शन लोकसभा का देख लें, 30% के आसपास थी और थोड़ा सा स्लाइटली इंप्रूवमेंट किया क्योंकि निश्चित रूप से वोटर्स की संख्या भी बढ़ती है। 34% वो वही सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन अहम सवाल ये हो जाता है, 2013 जो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव था, वो एकदम मोदी लहर का चुनाव था। उसमें भी बीजेपी के सामने कांग्रेस 33% के आसपास अपना वोट इंटैक्ट रख पाई और 21 सीटें लेकर आई, में जो सबसे लोवेस्ट टैली है। उस हिसाब से अगर देखें लोकसभा के, तो कम से कम 3 सीटें बनती हैं, लेकिन ये जो ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है लोकसभा में। सबसे बड़ी चीज देखिए, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो आइडियोलॉजी के आधार पे होता है, कास्ट, जैसे हर कास्ट में जो है वो फर्स्ट टाइमर वोटर्स होते हैं, ट्रेडिशनल वोटर्स होते हैं,
और जो है वो रैशनल वोटर्स होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शनरिंग में जो चुनाव अभियान है या चुनाव को चलाने की सारी प्रक्रियाएं हैं उसमें कांग्रेस से बहुत आगे है और कांग्रेस बहुत पीछे। कांग्रेस को अगर ये मालूम है कि मेरे पास 33% अगर कोर वोटर्स हैं तो आगे हम इस चीज को कैसे और आगे इसको कैसे बढ़ाएंगे, इसके ऊपर न कार्य कर वो अपने आपस में ही लड़ती रहती है। पिछला 5 साल का कार्यकाल उठा के देख लीजिए आप, जितने भी अखबार देखेंगे सब में जो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत का आपस में जो रंजिश है वही दिखता था। जबकि इन्होंने बहुत, हालांकि जो लास्ट वाला 1 साल का कार्यकाल था उसमें बहुत सारे इन्होंने स्कीम चलाए, वो अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है, बहुत अद्भुत है। 500 रुपए में गैस रामकुमार वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ये लोग भुना नहीं पा रहे हैं। नहीं, आवाज नहीं आ रही अपने शुक्ला जी की कहीं आवाज में। ठीक है जी रामकुमार जी, मेरा सवाल आप ही से था अगला। अजीत जी कह रहे थे कि कांग्रेस किस तरह से आपके सामने मुद्दों को भुना नहीं पा रही है, आपके पास मुद्दे तमाम हैं और कांग्रेस को आप आसानी से घेर लेते हैं और आपका कंसोलिडेशन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल अहम ये था कि कांग्रेस 30% से नीचे कभी जाती नहीं है और विधानसभा में भी जो लोवेस्ट टैली उसकी 21 सीटों की रही मोदी लहर के चुनाव में 2013 में, तब भी 21 सीटें आई। यानी लोकसभा में अगर ट्रांसलेट करें तो करीब करीब माफ कीजिएगा 3 सीटों के आसपास बीजेपी के पास में है, कांग्रेस के पास में। लेकिन अब आप ये बताइए, जो 58% पे आपने कंसोलिडेशन किया है, ग्राउंड पर 10 साल के बाद निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है। 58% से ऊपर आप अभी फिलहाल खड़े हैं राजस्थान में, सब जगहों पर हर एक क्षेत्र में संभाग में आपने अजय बढ़त हासिल की है। लेकिन जो कांग्रेस अगर गठबंधन करती है, क्योंकि पिछला चुनाव कांग्रेस का अकेला था, आरएलपी आपके साथ थी, अब आरएलपी आपके साथ नहीं है, मारवाड़ इलाके में आपका फर्क पड़ेगा। शेखावटी में विधानसभा में देखा कांग्रेस हारी जरूर, लेकिन शेखावटी ने थोड़ा सपोर्ट किया, पहले की तरह जाट वोट बैंक फिर से साथ आया है, किसान आंदोलन का मुद्दा है। आपको क्या लगता है कैसा रहेगा चुनाव? मैं आपको मनीष जी और शुक्ला जी की बात पूरी मैं सुन नहीं पाया, लेकिन भीमराज जी की बातें मैं सुन रहा था जी। लेकिन पूरी स्पष्ट सामने स्थिति लग रही है कि कांग्रेस का जो परसेंटेज पहले था वो अब इस बार बहुत डाउन जाने वाला और बीजेपी का हाई होगा ही होगा। कैसे थोड़ा फैक्टफुली बता पाए, फैक्टफुली बताएं कैसे जाएगा? वो तो गठबंधन कर रहे हैं, अगर आरएलपी उनके साथ आ जाती, वर्मा साहब आरएलपी उनके साथ आ जाती है तो आरएलपी को आप अगर पिछली बार से हटा दें तो आपका वोट बैंक लोकसभा में घटा था पिछली बार, अगर आप आरएलपी को हटा देते हैं तो। क्या है मनीष जी, कागजी घोड़े बहुत कम चलते हैं और कुछ समय के लिए आया। आरएलपी का अपना प्रदर्शन आपने विधानसभा में भी देख लिया है, कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है, उनको अपनी सीटें बचाना मुश्किल हो गया है। इनकी मजबूरी, कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर है, आज ये कांग्रेस की हालत है। मैं आपको भीमराज जी कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि 17 लाख युवाओं के साथ में जिस तरह की चोट की, इनके भी बच्चे हैं परिवार में, रिश्तेदारों में, और मैं समझता हूँ कि ये भी केंद्र में 25 लाख सीटें खाली है, वो भी किसी के बच्चे, मैंने आपको बहुत सुना है, आप सुनते रहिए भीमराव जी। मैं ऐसे सुनने के लिए वर्मा जी कह रहे हैं वो सिर्फ आप ही को सुन रहे थे, हमारी आवाज नहीं। आप सुनो, मैं कह रहा हूँ 25 लाख सीटें खाली है, वो भी किसी के बच्चे ना उनको। 70 लाख युवाओं के साथ 19 पेपर में से 17 लीक हो जाना, करोड़ों का घोटाला हो जाना, और आपके मंत्री स्तर के लोगों को जिनका स्तर क्या था, आज वो एसओजी आपके पास में थी। आज 63 और 265 लोग तो अंदर जा चुके हैं, करोड़ों के घपले हुए हैं, भ्रष्टाचार आखंड रहा। तो क्या युवा आप युवाओं से अपेक्षा करते हो, जिनको आपने 3500 रुपए के लिए कहा था कि हम स्टाइपेंड देंगे, आपने वो तो नहीं दिया, लेकिन उनकी जिंदगियां खराब कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने के अंदर जो एक्शन लिए हैं, जनता को कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि जनता के और जो एसओजी ने जिस तरह से एक एक करके किसानों को आप बहुत बड़े और सामने जो थे ना जिनका संरक्षण था वो भी सामने आएंगे। किसानों की बात आप करते हो, बिल्कुल करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपको मैं भीमराव जी, आप सुनो जाखड़ जी, 19,400 लोगों के डिग्रियां हुई, आते एमएसपी हमने बढ़ाया, 2400 रुपए में गेहूं खरीद रहे हैं। ईआरसीपी को आपने राजनीति करके 5 वर्ष तक इस तरह से धमका किया, हमने आगे समझौता भी हो गया। 21 राज्यों को पीने का पानी मिलेगा और 2,08,800 लाख करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई मिलेगी और यमुना का पानी
जो मैं हमारे पूछ 4 रहा हूं। जिलाओं में अरे आएंगे, ताजेवाल, चूरू, MOU सीकर, तो लाइए झुंझुनू, जनता के सामने। नीम का चलिए काला, वो भी वर्मा मिलेगा। साहब, इतना और पानी उसमें पर टाइम बोल रहे हैं तो मिलेगा। आपको लगा है कि आप पानी जो मुद्दा महिला था, जिस तरह से सियासी आपने मुद्दा देखा, था, हमने महिलाओं के जिसको आपको आपने वादा डील किया किया सबका और उसमें। किसानों का आप मुद्दा भी महिलाएं लोकसभा डेस्क पे चुनाव में लगाना, निश्चित हमने होगा। उनके आशा ये बहन भाइयों आपकी का बातों से पेंशन लगता है को आपको बढ़ा देना, एहसास है। पेंशन को पूंजी बढ़ा और देना। जब क्या जनता जी, आप 56,000 ये करोड़ आप 45% जो पूंजीपति काम लैंड हुआ बंद है कर दे। राजस्थान काम नहीं में, हुआ। आपने काम जिस तरह का पूंजीपतियों का हुआ है, अपराधीकरण और किसानों और मजदूरों भ्रष्टाचार को के अंदर 2 व्यक्तियों की कुर्सी के लिए अपराधीकरण तो आपके सोहराबुद्दीन का हुआ। मंत्री, मैं पूछना आपके चाहता हूं, उससे विधायक, चलेगा ठीक क्या? है। उनकी अपने आप आवाज नहीं सुनी, उसका अपराधियों के साथ रिजल्ट तो रहा आप- वर्मा जी, जाखड़ साहब, समय बहुत कम है। बीजेपी में आ रहे हैं अपने सम्मान को, स्वाभिमान को, जनता की ठीक सेवा है। के लिए आ रहे चिन्मयानंद का हैं। बताइए ये आप आप लोग सोच बताइए। लो और कि आप आप अभी भी 48 एनालिसिस आपके फिर करो, से जुड़ेंगे, अपना फिर से आवाज जुड़ेंगे का अगले संगठन अगले करो। कड़ी में और डेटा आप डिकोड करने की पूछना कोशिश करके करेंगे माफी राजस्थान मांगो, के राजस्थान मुद्दे में और फिर राजस्थान से का आपके वोटिंग घर तो आप पैटर्न, हो गए। वोटर्स का बिहेवियर, ये आपने देख लिया। रोज डिकोड होता रहेगा। दर्शकों के सामने, मतदाताओं के सामने आप तीनों हमारे साथ जुड़े।